Hello everyone, my name is Sukanya Sharma and I welcome you all to this online platform. अभी कल तक हमने देख लिया था कि इंडिया का इंडिपेंडेंस हो चुका है, सब कुछ वो पुराने एक्ट्स हमने पढ़ लिया, कंपनी का रूल पढ़ लिया और क्राउन का रूल भी पढ़ लिया, ताज का शासन भी देख लिया और कंपनी का शासन भी देख लिया। ठीक है, तो आज हम करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है, आज से हम इसको स्टार्ट करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कहाँ से आया, ठीक है। क्या करेंगे हम, थर्ड पार्ट है पॉलिटी का, जिसमें हम करेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फटाफट से देखेंगे कि क्या क्या था और फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेकिंग में देखते हैं, हमारा जो सबसे पहले आया था हमारा कैबिनेट मिशन। 1946 में कैबिनेट मिशन क्या था, क्योंकि गवर्नमेंट के साइड से उन्होंने अपनी कैबिनेट से, जो लंदन में गवर्नमेंट थी, उन्होंने अपने 3 लोग भेजे कि ठीक है अब आप इनको इंडिया में जाओ। वो 3 लोग कौन से थे, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टैफर्ड और तीसरे थे हमारे पैट्रिक लॉरेंस। जो हमारे पैट्रिक लॉरेंस थे वो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन्होंने, मतलब जिसका वो मिनिस्ट्री जो इंडिया की लंदन के गवर्नमेंट में दी हुई थी, जिनके पास इन्होंने शासन का डिपार्टमेंट दिया हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो उसकी पोजीशन क्या बनाई थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, है ना। सेकंड आता है हमारे पास सर स्टैफर्ड क्रिप्स, जिनका जो रैंक था वो प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ ट्रेड के, और एवी अलेक्जेंडर थे फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी। तो ये 3 लोग इन्होंने भेजे। किस लिए भेजे, कैबिनेट मिशन का मिशन क्या था, कैबिनेट मिशन का मिशन ये था कि उद्देश्य कि आपको जाके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है, मतलब संविधान सभा बनानी है। ध्यान से सुनना आप, मैंने यहाँ पे संविधान नहीं बोला, ये कैबिनेट मिशन आके यहाँ पे संविधान नहीं बनाएगी, लेकिन ये क्या बना के देगी, क्या बनाने की वो देती है कि संविधान सभा, वो सभा जो आगे जाकर संविधान बना सके। क्या बना सके, संविधान, या फिर इंग्लिश में बोले कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। तो उसके लिए इन्होंने क्या बोला कि ठीक है आप ऐसा करो, हम आपको अनुमति दे देंगे कि आप अपने लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाओ, सभा बनाओ, और उसके बाद अपने हिसाब से आप जो है संविधान बनाओ जैसा आपको बनाना है। तो आप क्या करो, आप सीट्स ले लो, जिसमें आप टोटल 389 सीट्स रख लो। ठीक है, 389 सीट्स इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की प्रपोज की। इसमें से 296 सीटें जो थी वो इन्होंने कहा ये सीटें रहेंगी जो कि आएंगी ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो प्रोविंसेस थे इंडिया में। इंडिया में 2 तरह के प्रोविंसेस थे, एक तो प्रिंसली स्टेट्स जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर नहीं आते हैं, ब्रिटिश सरकार के अंडर भी कुछ एरियाज थे जो नहीं आते हैं, जो अपने इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे, और कुछ एरियाज ऐसे थे जो ब्रिटिश के रूल के अंडर थे इंडिया में, है ना। तो जो रूल के अंडर थे, जो शासन के अंदर थे, वो थे उन स्टेट्स के लिए, उन प्रांतों के लिए इन्होंने 296 सीट्स दी, और बाकी की बची हुई 93 सीट्स इन्होंने कहा कि रख लेंगे प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, आपको मैं थोड़ा सा यहाँ बताती हूँ। देखो, जो ये नीले कलर वाला एरिया है, ये है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के शासन के अंदर में आता है। ठीक है, तो ये पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार, बंगाल, असम, सेंट्रल प्रोविंस, बॉम्बे और मद्रास, ये थी, ये प्रांत थे जो गवर्नमेंट के अंडर थे, और इनके लिए उन्होंने 389 में से 296 सीटें रखी थी। और जो ये पीले रंग की हैं, जो ये दूसरे कलर की हैं, ये वाली सीटें इन्होंने जो इन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को दे दी। ठीक है, क्योंकि आगे जो माउंटबेटन प्लान आता है उसमें प्रिंसली स्टेट्स को अनुमति, मतलब उनको आजादी थी कि अगर वो इंडिया में आना चाहते हैं, भारत में आना चाहते हैं तो वो भारत में जा सकते हैं, पाकिस्तान में जाना चाहते हैं वो पाकिस्तान में जा सकते हैं, अगर उनको कहीं भी नहीं जाना, अपने हिसाब से रहना है, तो वो अकेले भी रह सकते हैं। ठीक है, वो ये वाले स्टेट्स हैं। अब जो ये प्रोविंसेस में गई हैं, ये वाली सीटें
हर प्रोविंस में गई हैं। तो हर प्रोविंस या हर प्रांत का साइज अलग अलग होगा। उस प्रांत में भी उस प्रांत को ज्यादा सीटें मिलेंगी जिस प्रांत में ज्यादा लोग रहते हैं। सीटें किस तरह से बटेंगी? जिस प्रांत में ज्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है। अब कोई जो है बड़ा प्रोविंस होगा, कोई सिंध जैसा छोटा प्रोविंस होगा, कोई सेंट्रल प्रोविंस और छोटा, है ना। तो अगर ये देखो यूनाइटेड प्रोविंस काफी बड़ा प्रोविंस है, बंगाल वाला प्रोविंस है ना, और सिंध वाला छोटा सा प्रोविंस है। तो उसको मान लो यहाँ पे 20 सीटें दे दी, सिंध को आपने 10 सीटें दे दी, इसको 15 दे दी, कि जिसकी जितनी पॉपुलेशन है उसको उतनी ज्यादा हम सीटें देंगे, उसको उतनी ज्यादा सीट्स देंगे। अब इसके आगे भी जो ये प्रोविंस में भी जो ये सीटें हैं वो 3 में डिवाइड हो जाएंगी। 3 में किसमें? एक तो मुस्लिम में, सिख में और जनरल में। ठीक है। अब इसमें जैसे मान लो ये 20 सीटें हमने बांट दी हैं एक प्रोविंस में, और उसमें अगर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है मुस्लिम रहने वाला है तो मुस्लिम को हम दे देंगे 10 सीटें। इस 20 में से 10 मुस्लिम्स को दे देंगे। ठीक है। इसको हम दे देंगे 7 और जनरल को हम दे देंगे 3। मान लो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इस प्रोविंस में रहने वाले की मुस्लिम की है, फिर उसके बाद सिख रहने वाला, और जनरल काफी कम है 3। इस तरह से इन्होंने सीटें डिवाइड की। ठीक है जी। सीटें पता चलेगी कि 389 टोटल सीट्स है, उसमें से 2 में डिवाइड कर दिया उन्होंने, 296 ब्रिटिश वालों के अंदर और जितने भी ब्रिटेन के शासन के अंदर में है उनको, और जो अलग से रह रहे हैं 93 सीटें उनको दे दी। तो अच्छा, अब जो ये सीटें हैं 296 सीटें जो हैं ये वाली आएंगी इलेक्टेड, कि इनको चुनकर आगे भेजा जाएगा। ये गवर्नमेंट वाली है जो ब्रिटेन के अंडर है, जो ब्रिटेन के अंडर है या जो ब्रिटिश ताज के अंदर में है, ताज के शासन के अंदर में है, वो इलेक्ट होकर आएंगी, इलेक्ट होकर उन्हें लोग भेजेंगे, लोग खुद चुनकर भेजेंगे। ठीक है। और जो दूसरी 3 सीटें हैं इनको ऑप्शन दे दिया प्रिंसली स्टेट्स वालों को कि आपकी सीटें जो हैं आप अपनी तरफ से लोग नॉमिनेट करके भेज सकते हैं, आप बिना इलेक्शन करवाए भी भेज सकते हैं, आपको कोई जरूरत नहीं है कि इलेक्शन कराने की। आपका रूल थोड़ी ना है, मतलब ब्रिटेन का रूल वहां पे थोड़ी ना है, मतलब उनको कोई फाउंडेशन नहीं है कि आपको सिलेक्ट इलेक्ट करके भेजना है। आप अपनी मर्जी से, आपको जो इंसान पसंद आ रहा है आप उसको भेज दो। ठीक है। तो हमें क्या समझ में आता है यहाँ से कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें दोनों तरह के लोग हैं, इलेक्टेड भी होंगे जिन्हें लोग चुनकर भेजेंगे, और जो अपनी मर्जी से प्रिंसली स्टेट्स जो कि राजा वगैरह अपने मनपसंद के लोग भेज देंगे। ठीक है। अब बात आती है जो ये इलेक्टेड हैं, इलेक्टेड स्टेट मेंबर्स हैं, ये कहां से आएंगे? वो उसकी प्रोविंशियल असेंबली उन्हें पहले ही लोग चुनकर भेज दिए थे। तो क्या हर एक लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो इलेक्टेड लोग हैं क्या वो डायरेक्टली लोगों ने चुने हैं? नहीं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर को चुना। आसान भाषा में आपको समझाती हूँ। जैसे कि लोकसभा की सीट होती है ना। अब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, उन्हें हम लोग डायरेक्टली इलेक्ट करके उन्हें हम लोग डायरेक्टली वोट नहीं देते हैं। हम वोट देते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो आदमी खड़ा होता है, जो नेता खड़ा होता है, हम उनको वोट देते हैं। और वो लोग हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम हैं यहाँ पे, है ना, ग्राउंड लेवल पे हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी
उन लोगों पे छोड़ देते हैं कि आप लोग आगे जाकर हमारा प्राइम मिनिस्टर चुनिए। वैसे ही प्रोविंसेस के होने वाले थे, ये लोग मेंबर प्रोविंशियल लोगों ने खुद चुने। ये 1946 ये हो गए डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है? जिसमें हमने खुद पार्ट लिया, ठीक है। अब कि इन लोगों ने इन्हें चूज किया, अब ये लोग आगे जाके मेंबर्स चूज करेंगे या इलेक्ट करेंगे। पूरा हो गया। ये पूरा जो हो गया ये हो गया इनडायरेक्ट इलेक्शन। दोनों में इलेक्ट होकर ही आ रहे हैं मेंबर्स, ठीक है, ये याद रखना। दोनों में इलेक्ट होकर आ रहे हैं, ये डायरेक्ट है। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो आगे जो है मेन असेंबली है, मेन सभा है संविधान सभा में, वहां पे जो है निर्वाचित आ रहे हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन से। ठीक है जी, आगे चलते। ये चीज हमने समझ ली। अब क्या होता है? फाइनल इलेक्शन होते हैं किसके? जो इनके इलेक्शन हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जो 296 सीट्स थी, उनमें से पूरे ब्रिटिश प्रांतों के बीच में जो इलेक्शन हुए, उनमें से हमें है इंडियन नेशनल कांग्रेस को। अच्छा, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हमने पिछले इलेक्शन में भी पढ़ा था कि ठीक है, ये कांग्रेस के कितनी सीटें आई? 208। दूसरी कौन थी? मुस्लिम लीग की सीटें आई 73, 73 सीटें। और बाकी जो अदर इंडिपेंडेंट कुछ खड़े थे या छोटी मोटी और पार्टियां भी थी हमारे, वो आए 15 सीटों में। ये इलेक्शन हो गए। अब देखना, इन इलेक्शन में जो आज के प्रांत थे उन्होंने तो पार्ट ले लिया, उसमें से ये हमें डिवाइड हो गए कि 208 जो है कांग्रेस ने जीते, 73 मुस्लिम लीग जीती, और 15 जो है अदर कैंडिडेट्स, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। जो 93 सीटें हैं जो कि किसके लिए थी? प्रिंसली स्टेट्स के लिए थी, ये खाली रह गई। रियासतों ने संविधान सभा से दूर रहने का निर्णय लिया। ये उनकी मर्जी है, ठीक है। रियासतें जो थी, क्योंकि उनको तो ऐसा है नहीं कि उनको कोई जरूरी है वो करना, क्योंकि उनके ऊपर ब्रिटिश का राज नहीं था, ये उनकी मर्जी थी। और उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम पार्ट नहीं लेंगे, हम जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से दूर रहे। हम क्यों ले पार्ट, है ना? हमें तो आप रूल कर नहीं रहे हो, हम यहाँ के राजा हैं, हम अपने हिसाब से अपना रियासत चला रहे हैं और हमें वैसा ही ठीक लग रहा है। तो उन्होंने उस तरह से पार्ट नहीं लिया इलेक्शन में, और अपने मेंबर हमने कोई भेजा ही नहीं कि हमें नहीं भेजने, हमें मन नहीं है, ठीक है। अब इलेक्शन हो गए, इलेक्शन के बाद पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946, संविधान सभा की प्रथम बैठक। अब इसमें क्या हुआ? देखो, पहले मुस्लिम लीग को लग रहा था कि क्या पता हमारी मेजोरिटी आ जाए, लेकिन मेजोरिटी उनकी आई नहीं और वो चाह रहे थे एक अलग देश। तो उन्हें लगा कि हमारी बातें यहाँ पे नहीं मानी जाएगी, ना हमें कुछ हाई पोस्ट मिली जाएगी, ना हमें मिल नहीं पाएगी, है ना। तो डिसाइड किया कि हम जो है मीटिंग में हम पार्ट नहीं लेंगे, हम क्यों जाएं संविधान सभा का मीटिंग में, क्योंकि हमें तो एक अलग देश चाहिए। ये संविधान सभा बन रही है भारत का संविधान बनाने के लिए, ठीक है। और इन्होंने तो डिसाइड कर लिया था कि हम तो ये तो आए ही नहीं थे, इलेक्शन में ही नहीं आए थे, तो इन्होंने भी पार्ट नहीं लिया। तो पार्ट किसने लिया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिनके 208 लोग थे, 208 सीटें थी।
और अदर्स ने जो की थी 15 सीटें। ठीक है, इन टोटल में से 208 में से 211 ने ही अटेंड किया। क्या अटेंड किया? पहली मीटिंग, पहली बैठक जो थी वो 211 लोगों ने अटेंड की। उन 211 में से अब 208 तो कांग्रेस के ही थे और बाकी जो 3 थे वो अदर्स के थे। ठीक है, तो अब इन्होंने फ्रांस की ट्रेडिशनल जो प्रथा है, ट्रेडिशन है, उसमें क्या होता था फ्रांस के ट्रेडिशन में कि मीटिंग हो रही है तो मीटिंग में हम एज ए रिस्पेक्ट इज्जत देते हैं कि जो हमारे सबसे बुजुर्ग इंसान है वो ही, उन्हीं को हम हेड बना देते हैं। तो फ्रांस की वही प्रथा को हमने भी कंटिन्यू किया और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी, ऐसा नहीं है परमानेंट, वो नहीं बना दिया। सच्चिदानंद सिन्हा को हमने अस्थायी मतलब टेम्पररी रूप से संविधान सभा का अध्यक्ष चुना। उस दिन के लिए 9 दिसंबर के लिए इन्होंने संविधान सभा का अध्यक्ष को चुना। 2 दिन बाद इनकी फिर से मीटिंग होती है, यहाँ पे ये परमानेंट अध्यक्ष चुनते हैं। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर को ये मिलते हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना परमानेंट अध्यक्ष चुनते हैं। साथ साथ इन्होंने उनके लिए वाइस प्रेसिडेंट भी एच.सी. मुखर्जी और श्यामचारी। उसके 2 दिन बाद ही, अभी तो देखो 9 को इनकी पहली मीटिंग हुई, 11 को ये लोग मिले, 11 को इन्होंने, उसके बाद 2 दिन बाद ही क्या होता है, नेहरू जी अपना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये था कि जो प्रियम्बल होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसी को हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से लिया है। ठीक है, प्रियम्बल में क्या था कि इसमें बताए थे इन्होंने ऑब्जेक्टिव्स की उद्देश्य, कि हम एक विजन बताया था उन्होंने कि हम अपना संविधान जो बनाएंगे वो हम किस तरह का बनाएंगे। आप सोचो, अभी अभी ये लोग सेटल नहीं हुए होंगे, अभी आराम से बैठ ही रहे होंगे, क्योंकि अभी तक तो यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स ने ज्वाइन भी किया है। प्रिंसली स्टेट्स वो तो आए ही नहीं है अभी तक, है ना, लेकिन ये इन्होंने बहुत जल्दी अपना काम शुरू कर लिया कि हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस कर दिया। ये क्या था? ये इनका एक विजन था, इनके कुछ उद्देश्य थे कि जिन उद्देश्यों को रख के ये अपना संविधान बनाना चाहते थे। जैसे कि हम भारत के टेरिटरीज क्या होंगी, कि कौन कौन सी, इसमें अगर प्रिंसली स्टेट्स आ रहे हैं वो भी टेरिटरी में आएंगी, और अपनी जो प्रांत है ब्रिटिश गवर्नमेंट के, वो भी इंडियन टेरिटरी में आएंगे, और जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, जो ट्राइबल्स हैं, उन सबको आरक्षण मिलेगा, उन सबको कुछ ना कुछ हम अपलिफ्ट करेंगे कि सबको बराबर मिलेगा। कहीं ना कहीं सोशलिस्टिक साइड हम जा रहे थे कि ऐसा नहीं होगा कि जो अमीर है वो अमीर ही होता रह रहा है, एक गरीब के लिए भी कानून बनेगा और एक अमीर को भी रेगुलेट किया जाएगा। तो ये कि सबको मौलिक अधिकार मिलने चाहिए, ट्राइबल्स हैं वो पिछड़े नहीं रहने चाहिए, जातिवाद के बीच में किसी के जातिवाद के अकॉर्डिंग किसी का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इतने भी ऑब्जेक्टिव्स थे जिनको दिमाग में रख के ये कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान हमारा बनाना चाह रहे थे, वो था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, उन्होंने प्रेजेंट किया 13 दिसंबर को और 22 जनवरी को पास हो गया। सभी ने इनकी बातें, सभी को ये बहुत ही आकर्षित लगा कि हाँ, हम भी अपना संविधान कुछ ऐसा ही बनाएंगे। ठीक है, अब इसके साथ साथ क्या हो गया था, ब्रिटेन की गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके थे। एटली जी आ गए थे वहां पे, जो कि नए प्राइम मिनिस्टर बने थे, और उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दे दी थी कि हम जो है, स्टेटमेंट उनकी ये थी कि ब्रिटिश वुड क्विट इंडिया ट्रांसफरिंग पावर इनटू रिस्पॉन्सिबल हैंड्स, कि 3 जून के बाद जो है हम अपनी पावर्स कंप्लीटली इंडिया को दे देंगे, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाए, उनको जैसी बनानी है वो वैसे बनाए, हम उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। ठीक है, और 3 जून को कौन सा प्लान आता है? माउंटबेटन प्लान। ठीक है, माउंटबेटन प्लान ने थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी थोड़ा सा फर्क डाल दिया। क्या था ये माउंटबेटन प्लान? माउंटबेटन प्लान ये था जो कि जिस प्लान ने इंडिया का पार्टीशन एक्सेप्ट किया कि ठीक है, आपका इंडिया तो इंडिपेंडेंस हो गया,
3 जून को। जुलाई में वो एक्सेप्ट हो गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। अब वो इंडिपेंडेंट तो एक्सेप्ट हो गया है, लेकिन आपके पार्टीशन होगा। माउंटबेटन प्लान ने पार्टीशन को एक्सेप्ट कर दिया था, किसके? 2 कंट्रीज के, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया का पार्टीशन और पाकिस्तान का। और 15 अगस्त डिसाइड की गई थी कि इस दिन को आप अपना अलग इंडिया को कंट्री मान सकते हो और पाकिस्तान एक अलग कंट्री रहेगी। ठीक है, फिर क्या होता है, ये तो हमने बता दिया है ना कि एक्ट पास हो गया था, इंडिपेंडेंस हो गया था 15 अगस्त को। अब इसी के साथ साथ क्या होता है, जैसे ही इंडिया अपना आजाद होता है, उसी के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक सोवरेन बॉडी बन जाती है। सोवरेन का क्या मतलब होता है, एक पूरी तरह से आजाद बॉडी बन जाती है जो अपने अपने रूल्स अपने हिसाब से बनाएगी, जिसको ऐसा नहीं है कि वो अब ब्रिटिश की गवर्नमेंट से कुछ उनको पूछना पड़ेगा कि हमें ये चीज बनानी है, हमें बजट बनाना है, हमें रेलवे बनाना है, हमें किसी को रिजर्वेशन देना है, हमें किसी को रिजर्वेशन नहीं देना है, हमें फंडामेंटल राइट्स चाहिए या हमें स्टेट के राइट्स चाहिए, स्टेट का डिवीजन चाहिए, गवर्नमेंट चाहिए, पार्लियामेंट चाहिए, ये कुछ भी इनको पूछने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब ये पूरी तरह से सोवरेन थी, संप्रभु निकाय। ठीक है, ठीक है जी। अब इंडिपेंडेंस के साथ साथ जैसा कि हमने देखा कि 15 अगस्त को इंडिया का इंडिपेंडेंस तो हो गया, पार्टीशन हो गया था, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसकी सीटें 380 थी, वो 389 से कम होकर कितनी बच गई थी? 299। भारत की आजादी के साथ ही देश का बंटवारा भी हो गया था, यानी संविधान सभा की ताकत 389 से घटकर 300 हो गई थी। तो 300 नहीं, सॉरी, 299। ठीक है, तो ठीक है, अब उन्हीं कम लोगों के साथ हम अपना संविधान बनाएंगे। सभा में अब 299 लोग ही बचे। अब सभा का काम, ऐसे तो सभा का काम ये था कि उनको संविधान बनाना है, लेकिन उसके साथ साथ उसके और काम भी थे, एडिशनल काम, है ना। उसके साथ साथ उन्होंने और भी कई काम किए, जैसे उन्होंने फ्लैग अडॉप्ट किया, नेशनल एंथम अडॉप्ट किया, नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया, तो बहुत सारी चीजें थी। उसके साथ साथ उन्होंने मतलब उसको एज ए लेजिस्लेटिव, जितने टाइम तक कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, क्योंकि अब ब्रिटेन की गवर्नमेंट नहीं है ना, तो जितने टाइम तक वो संविधान बना रहे हैं उतने टाइम तक भी उनको अपने आप को रूल करने के लिए कुछ कुछ कानून तो चाहिए थे, है ना। तो बीच बीच में वो कानून बनाने के लिए मिलती थी और बीच बीच में सभा संविधान बनाने के लिए मिलती थी या संविधान की चीजें डिस्कस करने के लिए मिलती थी। तो जब ये संविधान बनाने के लिए मिलती थी, तो हमने जिन्हें इलेक्ट किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, वो आते थे एज ए प्रेसिडेंट सभा के। ठीक है, और जब ये कानून बनाने के लिए मिलती थी, तो वो मिलती थी एज ए हेड ऑफ जीवी मावलंकर जी, जो है हमारे हेड बनकर आते थे। इसलिए अब इसीलिए इसको इंडिया की पहली मिनी पार्लियामेंट भी बोला जाता है। मिनी पार्लियामेंट क्यों? क्यों पार्लियामेंट का क्या काम होता है? पार्लियामेंट का काम होता है जो लॉ बनाता है, कानून बनाता है ना, और इसका भी कहीं ना कहीं वही काम था, इसलिए पहली मिनी पार्लियामेंट या संसद भी इसे कहा जाता था। ठीक है, जैसा कि हमने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बनाने के साथ साथ सभा के और काम भी थे जो इन्होंने साथ साथ में किए, जैसे कि इन्होंने हमारा तिरंगा, जो कि है हमारा ध्वज, भी इन्होंने अडॉप्ट किया। कौन सी तारीख को? 22 जुलाई 1947। कई बार वन डे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 3 कलर्स हैं, सैफरन, व्हाइट और ग्रीन। सैफरन किस चीज को डिनोट करता है? साहस को, करेज को। व्हाइट किस चीज को डिनोट करता है? शांति को। और ग्रीन किस चीज को डिनोट करता है? प्रॉस्पेरिटी को। ठीक है, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग भी 24 जनवरी को इन्होंने अडॉप्ट किया था। तो नेशनल सॉन्ग क्या है हमारा?
और नेशनल एंथम क्या है हमारा, बताइए। चलो नेशनल एंथम तो सबको पता है कि हमारा जनगण मन है, और नेशनल सॉन्ग में कई बार बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन जब दिए होते हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि हमारा वंदे मातरम है नेशनल सॉन्ग। नेशनल एंथम किसने कंपोज किया था? एंथम कंपोज किया था हमारा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, और नेशनल सॉन्ग किसने कंपोज किया था? वो क्या था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। ठीक है, अब आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, संविधान सभा है, संविधान बनाने के लिए इन्होंने 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 15 नहीं 60 देशों के इन्होंने संविधान पढ़े। कुछ पॉलिटिकल साइंस के बच्चे होंगे तो उन्होंने पढ़ा होगा कि एरिस्टोटल ने भी 158 कॉन्स्टिट्यूशंस की स्टडी की थी। तो इंडिया ने भी, जब भारत ने भी अपना संविधान बनाया, जो 299 लोग थे, उन्होंने जो है 60 कंट्रियों के 7 देशों के कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा उन्होंने, और जो चीजें उनको अच्छी लगी वो उन्होंने अपने में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपने हिसाब से चेंज करके डाली। ऐसा नहीं है कि वहां पे जो चीज थी वहां से उठा के डायरेक्ट हमने ले ली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अपने हिसाब से चीजें, कुछ लोग संविधान को क्रिटिसाइज भी करते हैं। जब हम पूरा पढ़ लेंगे एंड में हम देखेंगे कुछ लोगों ने संविधान को क्रिटिसाइज भी किया कि हमने बिल्कुल, ये तो पैच वर्क है कि हमने कहीं से कुछ उठाया और रख दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ उसको अपने हिसाब से चेंज किया, और कुछ अच्छी चीज अपनाने में, क्योंकि वो हमारे लिए भी फायदेमंद है, हम उस चीज को हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। उस चीज में कुछ गलत नहीं है ना। अगर आप आज हेल्दी खाना स्टार्ट कर देते हो कुछ किसी लोग से इन्फ्लुएंस होके, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि तुम हेल्दी क्यों खा रहे हो, तुम तो कॉपी कर रहे हो, है ना। ये तो कोई बात नहीं है, लेकिन ठीक है, सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं और उस तरह से लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं। अब इतनी 60 कंट्रियों को पढ़ने के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगे 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ठीक है, जो लंबा टाइम है, और खर्चा अगर हम देखा जाए तो 60 लाख का खर्चा हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान बनाने में। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या देखा कि माउंटबेटन प्लान आया, इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, उसके बाद पार्टीशन भी हो गया, फिर सीटें हमारी कम होगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल फ्लैग भी अडॉप्ट कर लिया है, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग भी अडॉप्ट कर लिया है। फिर हमने पढ़ा कि दूसरी ही मीटिंग में जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने अपना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी इंट्रोड्यूस कर दिया था, और उसको हमने एक्सेप्ट भी कर लिया था। ठीक है, अब जो है, अब देखो आप, या भारत का संविधान बनाने के लिए कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि भारत में हर तरह के लोग हैं। अमीर से अमीर भी आपको दिखता और गरीब से गरीब भी दिखता। लैंग्वेज का, भाषा का कितना अंतर है। कुछ लोग पंजाबी बोलते हैं, कुछ लोग गुजराती बोलते हैं, कुछ लोग तेलुगु बोलते हैं, और कुछ लोग नॉर्थ ईस्टर्न वालों की अलग लैंग्वेज होती है ना। तो हर तरह से अलग है। फंक्शंस अगर हम देखें तो फंक्शंस, कुछ लोग दिवाली मनाते हैं, कुछ लोग पोंगल बनाते हैं। ये सब चीजें तो बनाना जो है संविधान को, अगर आपको हम बोला जाए, हम बोले कि आपको इन लोगों के लिए रूल बनाने हैं, तो हम भी सोच के आप देखो कि कितना सोच के किसी ने वो संविधान बनाया होगा कि हर तरह के इंसान का ध्यान रखा जाएगा। क्योंकि उस टाइम पे जो है कास्ट की भी इतनी वेरिएशंस थी, कास्ट में भी बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, है ना। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा अपना काम इजी करने के लिए उन्होंने किया कि हम कमेटीज बना देते हैं, कि एक कमेटी को एक काम दे दिया। जैसे फाइनेंस कमेटी, जो हमने पीछे पढ़ा कि 60 लाख रुपए खर्चा आ गया था, तो एक कमेटी का काम था कि वो सिर्फ फाइनेंसेस देखेगा। एक कमेटी का काम था कि वो मौलिक अधिकारों के बारे में बात करे। एक कमेटी का काम था कि वो ट्राइबल अफेयर्स के बारे में देखेगा। तो टोटल खर्चा जो हमने देख लिया कि 60 लाख रुपए का टोटल खर्च भी आ गया था, जो कि अगर आज के टाइम पे तो चलो 60 लाख इतना नहीं है, लेकिन उस टाइम पे जो हमारा देश नया नया आजाद हुआ है, काफी लड़ाई लड़कर, काफी गरीबी से निकल कर, उस टाइम पे ये बहुत बड़ा अमाउंट था। ठीक है, तो आज के लिए अभी तक हमने सब देख लिया कि कितना खर्चा हुआ, पार्टीशन हो गया, असेंबली बन गई, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आ गई, ये सारी चीजें हमने कर ली। अब हम जो है इसका नेक्स्ट पार्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बनाते बनाते और किन चीजों का ध्यान रखा गया था वो हम पढ़ेंगे
पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।